कम। आज टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताना चाहूँगा। आप 8th लेवल पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में कुछ पढ़ के आते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली होती क्या है? द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग सर्टन सच एज साइन, कोसाइन, टेजेंट, ये होती हैं रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक लेटर से मिलके बनी है। टैरी मीन यानी वर्ड टैरी से निकला है। तो टैरी मीन जो है वो 3 होता है, गोनी मीन एंगल्स होता है और मेट्रिक मीन मेजरमेंट होता है। तो इसीलिए द रेशियो बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन सर्टन नेम सच एज साइन, कोसाइन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं बेसिकली। तो मज़ीद अब इसको मैथ में भी देखते हो आप 10 लेवल पे जाके। मतलब मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समझिएगा ज़रा ध्यान से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ले लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास है इसको हम O का नाम देते हैं, इसको A और इसको B का नाम देते हैं। B पे राइट एंगल है यानी B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इन साइड्स को आप याद रखिएगा कि 90 वाली जो साइड, ये वाली साइड है, इसको हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। इसको मैं P लिख देता हूँ। 90 के साथ एडजेसेंट साइड जो होती है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको मैंने B लिख दिया है। और 90 के सामने साइड जो होती है इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसलिए इसको मैंने H लिख दिया है। फिर से समझें कि जो परपेंडिकुलर होता है ये वाली साइड जो 90 डिग्री बना रहा है बेस के साथ, इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। और ये बेस होती है और 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाए तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई मुश्किल नहीं लगने वाली। इसमें क्या हमारे पास है कि एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है जिस पे B के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बेस बोलेंगे और ये हाइपोटेन्यूस होगा। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई है तो इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है, तो मेरा ख्याल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी ये थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यानी एंगल थीटा मीन कि कोई एंगल बन रहा है, मतलब वो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जितना भी एंगल है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा। टैन थीटा जो है ये भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आज के टॉपिक में इनका इस्तेमाल नहीं होगा। आज साइन थीटा और कॉस थीटा का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें टैन थीटा का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ जाके मैं इसको बताऊंगा। बहरहाल आज जो रेशो हमने फाइंड करनी है वो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हम मालूम करने जा रहे हैं। इनको याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान है। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा जो हमारे पास है, थीटा इज द एंगल, थीटा यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। इनको याद रखने का बड़ा ही आसान मेथड है। आप इसको ऐसे याद रखना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। हम इसको लिखते हैं आउ, इसको लिखते हैं कऊ। तो जब मैंने आउ या कऊ लिखा होगा तो आपको हंसी भी आई होगी कि ये क्या चीज़ है। आउ और कऊ का आपको बताता हूं अभी कि आउ क्या चीज़ है, कऊ क्या चीज़ है। आउ ऐन से अमूद होता है। इंग्लिश में जो परपेंडिकुलर होता है इसको उर्दू में हम अमूद बोलते हैं, और जो बेस होता है इसको हम कायदा बोलते हैं, और जो हाइपोटेन्यूस होता है इसको हम वतर के नाम से जानते हैं। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि ये साइड इसकी कायदा है, इस तरह से ये इसको अमूद बोलते हैं और इसको वतर बोलते हैं। परपेंडिकुलर को अमूद बोलते हैं, बेस को हम कायदा बोलते हैं और हाइपोटेन्यूस को हम वतर बोलते हैं। तो इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की जो रेशोज हैं
इनको आपने कैसे याद करना है कि ये किसके बराबर होती हैं, इनको याद रखने का एक बड़ा ही आसान मेथड मैंने आपको आज बताया है। वो ये है कि औ कऊ, इसको आप याद रखें कि औ फॉर आइन से होगा अमूद यानी परपेंडिकुलर होगा, और वा से वतर होगा। इस तरह काफ से कायदा होगा और वा से वतर होगा। इंग्लिश में इसको अगर आपने याद रखना है तो इंग्लिश में भी हम इसको याद रख सकते हैं, यानी आइन से अमूद है तो आप परपेंडिकुलर लिखोगे, और वतर जो होता है इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको एच लिख देते हैं। इस तरह से कायदा जो होता है इसको बेस बोलते हैं, इसको मैं बी लिख देता हूं, और इसके नीचे वतर है तो इसको मैं एच लिख देता हूं। याद रखिएगा कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी साइन थीटा जो है इसकी रेशो जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। और जो कॉस थीटा होता है इसकी रेशो जो है वो किसके बराबर होती है, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। यानी साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, और जो कॉस थीटा होता है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। यानी स्टार्ट पे मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बताया था तो मैंने बताया था कि द रेशियो बिटवीन एनी ऑफ इट्स टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसी से हमारे पास साइन कॉस आते हैं। यानी कोई से भी दो साइड्स के दरमियान जो रेशियो होगी, तो साइन थीटा की जो दो साइड के दरमियान रेशियो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के दरमियान रेशियो है। इस तरह से कॉस थीटा की जो रेशियो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस की रेशियो है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा याद रखिएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। कि साइन थीटा परपेंडिकुलर यानी P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच। या इसको अगर आप उर्दू में याद रखना चाहो तो आप बड़ी आसानी के साथ याद रख सकते हो। आप याद रखो औ कऊ, और टेन थीटा के लिए हम अक यूज करने वाले हैं, ये नेक्स्ट आपको बताऊंगा। तो साइन थीटा औ, कॉस थीटा कऊ, आइन फॉर परपेंडिकुलर इंग्लिश में उर्दू में अमूद बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस एच है तो इसको वतर कहते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा औ, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है। और कॉस से मतलब कायदा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, वा से वतर है तो इसको हम हाइपोटेन्यूस लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज क्लियर होगी होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या है। साइन थीटा और कॉस थीटा दो का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट थर्ड जो है वो डिटर्मिनेशन जब हम आगे करेंगे फोर्सेस की, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा तो उसमें हम आपको ये चीज़ क्लियर करेंगे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक जो आज का हमारा है। आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि आपने किसी फोर्स को इसके कंपोनेंट में तहलील करना है। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था एडिशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने आपको रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, तो आप उसको लाजमी देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब उस मेथड से हम यानी हेड टू टेल रूल मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम वेक्टर्स को आपस में जोड़ते थे, और बाय हेड टू टेल रूल हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे। लेकिन उसको फाइंड करने का एक मेथड के अलावा हमारे पास एक और मेथड है, वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी फोर्स को हम रेजुलेट करेंगे, हम उसकी रेजोल्यूशन करेंगे, यानी फोर्स को उसके कंपोनेंट में तहलील करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। यानी हम सबसे पहले इसके लिए आपको कार्टेशियन प्लेन लेनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कार्टेशियन प्लेन लेनी है। जैसे कि हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं अक्सर, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये क्या हमारे पास वाई एक्सिस है। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबसे पहले आपने लेना है, यानी ये आपने कार्टेशियन प्लेन जो है यानी एक स्केल जो है वो आपने चूज कर लिया है। अब उसके बाद कि फोर्स को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तहलील करना ही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, यानी इनके दरमियान अगर आप एंगल देखो तो इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये अमूद हैं, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो
रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को समझने के बाद अब हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तहलील करने का नाम ही रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है। यानी फोर्स को उसके कंपोनेंट में तहलील कर देना क्या कहलाता है? फोर्स को उसके कंपोनेंट में तहलील करने का नाम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है, क्योंकि हमने फोर्स को रेजुलेट कर दिया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहां पे एक्स वाई प्लेन लिया है, तो हमने यहां पे भी एक्स वाई प्लेन ले लिए। एक हमने एक्स वाई प्लेन लिया, यानी एक कार्टेशियन प्लेन हमने ले लिया है। तो इसका ये एक्स एक्सिस है और ये इसका क्या है? वाई एक्सिस है। अब यहां पे हम एक फोर्स लेते हैं एफ। तो ये फोर्स जो होगी, यानी जैसे ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, तो यहां पे आपने एक फोर्स एफ ले ली है। अब इस जो आपने फोर्स एफ यानी एक वेक्टर जो आपने लिया हुआ है, इस वेक्टर को आप ओरिजिन से मिला दो, यानी ऐसे करके आप ओरिजिन से मिला दो। जैसे कि हमने यहां पे भी इस वेक्टर जो कि हमारे पास एफ वेक्टर फोर्स है, ओ ए लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमारा एक वेक्टर था और इसको हमने ओरिजिन के साथ मिला दिया, यानी ये यहां पे पड़ा हुआ था, हमने इसको उठा के यहां पर ओरिजिन के साथ मिला दिया। तो जरूरी बात नहीं आपने इसको ओरिजिन के साथ मिलाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास और केस भी आएंगे जब इसका जरूरी नहीं होगा आप ओरिजिन के साथ मिलाओ। एक्स वाई ओरिजिन की बात कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको ओरिजिन के साथ मिलाएंगे। तो जब इसको ओरिजिन के साथ मिला दिया आपने, यानी ये एक लंबी लाइन है, एक बड़ा वेक्टर है, बिकॉज हम जानते हैं कि वेक्टर की जो लंबाई होती है, यानी अगर एक लाइन इतनी है और दूसरी लाइन इतनी बड़ी है, तो ये लेंथ ऑफ लाइन जो होती है ये हमें उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, और एरो हमें रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को। लेंथ जो है ये बेसिकली वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है और एरो जो होता है वो उसकी में डायरेक्शन बताता है। तो यहां पे अगर तो वेक्टर इस तरह से हो तो ये हमें पता लग जाता है ये एक्स डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में है। और अगर इस तरह से हो तो हमें पता लग जाता है ये वाई डायरेक्शन में है। लेकिन अगर एक वेक्टर आपके पास इस टाइप का हो, यानी ना ये एक्स डायरेक्शन में हो ऐसे, ना ये ऐसे हो, बल्कि ये ऐसे पड़ा हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में तहलील करेंगे। हम फिर इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हम निकालेंगे, यानी हम इस वेक्टर जो हमने लिया हुआ है, वेक्टर लाइन जो हमारे पास ओ ए है, एक वेक्टर ओ ए को हमने फोर्स एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि हमने एक्सिस पे कितना मूव किया है और वाई एक्सिस पे कितना मूव किया है, और साथ में थीटा हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। थीटा जो है वो हमें डायरेक्शन देगा। अब जब इस फोर्स के वो हमने यहाँ पे ओरिजिन के साथ मिला के एक लाइन ओ ए से रिप्रेजेंट कर दिया था, तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्सिस पे। इसी तरह से हमने एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे भी ऐसे करके ड्रॉ किया था। तो इस लाइन को मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए हम इसको ले लें या इसको ले लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास जो है एक्स डायरेक्शन पे है, फोर्स हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन पे कितनी मूव कर रही है, यानी एक्स डायरेक्शन पे जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो हम देखेंगे। तो इस फोर्स को हमने इसलिए एफ एक्स लिखा है। इसी तरह से ये वाई कंपोनेंट है, इसलिए फोर्स का क्योंकि वाई कंपोनेंट है इसलिए इसको एफ वाई से लिखा है। जिस तरह से ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट था तो इसको एफ एक्स लिखा, ये फोर्स का वाई कंपोनेंट था इसलिए इसको हमने एफ वाई लिखा। क्योंकि इनसे हमें पता लगेगा कि इस वेक्टर का एक्सिस पे कितना इसने डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। इन्हीं वेक्टर को जो हमारे पास एक वेक्टर फोर्स एफ थी उसको हमने उसके कंपोनेंट में जो है वो रिजॉल्व कर लिया है। तो जो हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपको बताया है कि स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स और एफ वाई। अब मैं इसको आपको ज़रा यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है। इसी तरह से बाय हेड टू टेबल मेथड से हमने इनको मिलाया है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ओ ए है और ये ओ बी है। ये देखें आप बी ए जो हमारे पास वेक्टर है
इसकी टेल को इस वेक्टर के हेड के साथ मिलाया है, लेकिन रिजल्टेंट वेव जो है, रिजल्टेंट जो हमारे पास वेक्टर है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसके हेड को लास्ट वेक्टर की हेड के साथ हमने मिलाया है। तो इस तरह से ये हमारे पास रहा जी एफ एक्स कंपोनेंट, यानी ओ बी लाइन है। इस तरह से ये परपेंडिकुलर जो बी ए था हमारे पास वो है, और ये इसका आ गया जी रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फोर्स एफ आ गई हमारे पास। यानी फोर्स एफ के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, एक एफ एक्स है और दूसरा क्या हमारे पास एफ वाई है। यानी ये एफ एक्स कंपोनेंट था, ये एफ वाई कंपोनेंट है, और ये फोर्स थी जिसके ये दोनों कंपोनेंट है। यानी पहले हमने ये फोर्स ली थी, फिर इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया ये वाला, फिर ये हमारे पास एक्सिस वाली लाइन थी। तो इस तरह से हमारे पास ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई मिल गए, और फोर्स जो है वो एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। और ये एंगल थीटा आपने पॉजिटिव लेना है, ये कन्वेंशन है, और आपने इसको हमेशा इस वेक्टर को आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेना है। अगर कभी ये वेक्टर मूव करके इधर आएगा तो हम इसको 180 में से माइनस क्या करेंगे, यानी जैसे कि हमारे पास इस तरह से लाइन लगी हो और ये वेक्टर यहां पे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये 180 यहां पे एंगल बनता होता है, इसको माइनस करते हैं। बहरहाल ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये आप एफएससी लेवल पे इस चीज को जाके देखोगे। तो जो थीटा एंगल बन रहा है बेसिकली वो किसके साथ बन रहा है, थीटा एंगल जो है वो फोर्स का एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। फोर्स का एक्सिस के साथ एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। यानी ये फोर्स हमने एफ ली थी, इसका एक्सिस के साथ, ये एक्स के साथ जो इसका एंगल बन रहा था ये थीटा एंगल, यानी इतना एंगल जो है ये थीटा है। जैसे यहां पे भी देखें कि ये हमारे पास थीटा एंगल है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज आपने लेना है, यानी एंगल हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है, ये कन्वेंशन है। अब ये हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स है, ये हमारे पास एफ वाई है। आप देखिएगा जरा ध्यान से कि जैसे मैंने फिगर यहां पे ड्रा की वैसे ही ये आपको एक दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली इसको, यानी करके कि ये हमारे पास एफ एक्स है, ये एफ वाई है, और ये रिजल्टेंट फोर्स एफ है, जिसको आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। कौन से दो कंपोनेंट में आपने रिजॉल्व किया है, आपने एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, और इनको फिर हमने नाम दिए हैं ओ, ए और बी का नाम दे दिया है। यानी जो हमारे पास ओ बी होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा, इसी तरह से जो हमारे पास बी ए होगा वो एफ वाई के बराबर होगा, और इसी तरह से ओ ए जो होगा वो एफ के बराबर होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर ओ ए है, यानी लाइन ओ ए है, इज इक्वल टू किसके होगी, क्योंकि ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट फोर्स क्या थी, कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड गेट अ सिंगल फोर्स, कि तमाम फोर्सेस को हासिल करके हमारे पास एक सिंगल फोर्स आती है। इन दोनों फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वही रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। तो इस तरह से ओ ए हमारे पास बराबर होगा ओ बी प्लस बी ए के बराबर होगा। ओ ए किसके इज इक्वल टू होगा, रिजल्टेंट है इसके और इसके बराबर होगा, और ओ ए जो है लाइन ये एफ के बराबर है, इसलिए इसको वेक्टर एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, और ओ बी जो है ये एफ एक्स के बराबर है, इसी तरह से ये किसके बराबर है, ये एफ वाई के बराबर है। तो बहरहाल अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आपको सिंपल वेक्टर के निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आ गया, यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स एफ है उसका रिजल्ट जो आया, यानी जो फोर्स एफ है वो एक कंबाइन इफेक्ट है एफ एक्स और एफ वाई का। अगर हम सम कर लें तो हमारे पास कंबाइन इफेक्ट आ जाता है, यानी एफ इज इक्वल टू हमने इसलिए लिखा है कि ये एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है। यानी ये फोर्स एफ जो है ये बेसिकली हमें बताएगी कि एक्सिस पे आपने कितना मूव किया है, वाई एक्सिस पे कितना मूव किया है। तो ये लाइन जो होगी ये हमें दोनों की मैग्नीट्यूड देगी, यानी एफ एक्स प्लस एफ वाई। आप दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास एफ फोर्स आ जाएगी। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जो आपको बताया था उनका जरा बता दें। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास जो है, या आप इसको ओ बी ए भी लिख सकते हो, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, बी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ओ ए बी या ओ बी ए में अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पे थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ये यहां पर मैंने आपको फिगर में बताया था। और 90 के साथ जो एडजस्टेंट साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस, ये हमारे पास है बेस। और 90 के सामने साइड जो होगी इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है।
ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। फिर से समझ लें, ये 90, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है जिसका OB और BA एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसके यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है और 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, याद रखिएगा, और 90 के साथ एडजेसेंट साइड जो होती है, जुड़ी हुई साइड, इसको हम बेस बोलते हैं। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास हम साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा कऊ, यानी कऊ से काफ से मुराद कायदा, वा से मुराद वतर, और कायदा जो है वो बेसिकली इंग्लिश में बेस को बोलते हैं, और वतर जो है ये हाइपोटेन्यूस को बोलते हैं। इसलिए जो कॉस थीटा की रेशियो होगी वो बराबर होगी OB ओवर OA, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बेस हमारे पास OB है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास OA है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया OB ओवर OA, यानी जो कॉस थीटा की रेशियो है वो बराबर किसके आती है, कॉस थीटा की रेशियो जो है वो बराबर आ गई बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और बेस यहाँ पे हमारे पास जो है वो है OB और हाइपोटेन्यूस हमारे पास जो है वो OA है, इसलिए कॉस थीटा को हमने लिख दिया OB ओवर OA। उसके बाद OB जो हमारे पास है ये किसके बराबर है, तो OB जो हमारे पास है ये मैं आपको बता देता हूं कि OB किसके बराबर है। तो इसलिए मैं इसको अब रेज करने लगा हूं, इस चीज को आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। तो इसको मैं जरा रेज करने लगा हूं इस चीज को। तो जो हमारे पास OB है वो किसके बराबर है, जो हमारे पास OB है, OB, तो OB हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू FX के, यानी OB लाइन जो हमारे पास है ये फोर्स का X कंपोनेंट है जिसको हमने FX का नाम दिया है। इसी तरह से जो BA है ये हमारे पास FY के बराबर है, और याद रखिएगा जब आपने रिजल्टेंट लिखना है OA इज इक्वल टू OB प्लस BA, तो आप AB ना लिखना है, इसको BA लिखोगे, क्योंकि बाय हेड टू टेल रूल मेथड हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है। ये देखिए टेल हेड के साथ मिली हुई है, तो अगर आप AB कर दोगे तो इसका मतलब हेड इसके साथ मिल रहा है हेड के साथ, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए इस बात को आपने नोट करना है। बहरहाल हम रेशो की कॉस थीटा की बात कर रहे थे, तो OB ओवर OA, और OB हमारे पास FX के बराबर है और OA हमारे पास जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स F है, उसके बराबर है। तो कॉस थीटा जो है हमारे पास FX बाय F आ गया, बट हमें तो FX जो है कंपोनेंट चाहिए, यानी FX कंपोनेंट हमने रिजॉल्व करना है यहाँ पे। तो FX कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, FX, ये F इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, FX इज इक्वल टू F कॉस थीटा के बराबर आ गया। इस तरह से फोर्स का हमने एक कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया, जो कि बराबर है FX इज इक्वल टू F कॉस थीटा के। इसी तरह से दूसरी जो रेशियो थी वो हमारे पास थी साइन थीटा की, और मैंने बोला था साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। इसको हमने आउ का नाम दिया था, आउ फॉर एंड से अमूद, वा से वतर, तो इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये रेशियो जो है वो साइन थीटा के बराबर आएगी। और साइन थीटा में अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो BA है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास OA है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया BA ओवर OA। आप यहां पे भी देख लें कि जो हमारे पास BA है वो किसके बराबर है, BA आपके पास FY, यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स F थी उसका जो Y कंपोनेंट है FY उसके बराबर है ये। और इसी तरह से OA जो हमारे पास है वो बराबर है OA इज इक्वल टू हमारे पास F के बराबर है, OA हमारे पास F के बराबर है और BA FY के बराबर है। तो इस तरह से इसको BA ओवर OA लिख दिया, साइन थीटा के इज इक्वल टू है, BA किसके बराबर है FY के, OA किसके बराबर F के। अगर आपने यहां से FY मालूम करना है तो FY इस साइड पर आ जाएगा, F इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो FY कंपोनेंट हमारे पास आ गया जो कि F साइन ऑफ थीटा के बराबर है। तो इस तरह से फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना था। हमने स्टार्ट में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की जब डिफाइन बताई थी आपको, तो हमने कहा था स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इन दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमने फोर्स को रिजॉल्व करना था। तो जो फोर्स को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया है तो हमारे पास आ गया है एक Fx इज इक्वल टू F cos थीटा के और दूसरी Fy इज इक्वल टू F sin थीटा के, यानी दोनों कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस Fx और Fy हमने मालूम कर लिया। और यही कंपोनेंट हमने
मालूम करने थे, यानी एफ एक्स किसके इज इक्वल टू है और एफ वाई किसके इज इक्वल टू है। तो आगे चल के हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स करेंगे, यानी इसका हम उल्टा प्रोसेस करेंगे, यानी हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फोर्स होंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक फोर्स ली है, उसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, तो वहाँ पे इन्हीं कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को भी निकालेंगे और इसका ये एंगल थीटा जो है यानी डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट करेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब बच्चों का इसमें फ़ायदा है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी अब चल रही है कोरोना की वजह से, तो इसलिए सब बच्चों का इसमें फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा आपसे शेयर हो सकता है आप शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।